हो गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अश्वनी कुमार फिर से इस बुद्धा स्टडी वाले खूबसूरत से चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली जेई मेन और नीट का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि मैं क्या शुरू करने वाला हूँ। तो आज बेसिकली जो मेरा बात होगा जेई मेन और नीट के पहला जो टॉपिक है वो बेसिक मैथ, इसी जो कि फाउंडेशन है, इसी पर बात होगा हमारा बेसिक मैथ। उसमें भी मैं इसको मेनली क्या क्या बात करने वाला हूँ बता देता हूँ। पहले तो मैं एलजेब्रा पे बात करूँगा। एलजेब्रा वही जो आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एलजेब्रा के बाद मैं बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्राइगोनोमेट्री पर। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरा तीन टॉपिक होने वाला है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं ट्राई करूंगा कि एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको उठाऊं। एलजेब्रा की बात करूंगा तो पहले बेसिक पर बात करूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस लेके जाऊंगा आपके लेवल के हिसाब से। फिर ट्रिग्नोमेट्री पर मैं एकदम बेसिक से बात करूंगा। तो जो आज मेरा चैप्टर शुरू होने वाला है एलजेब्रा का शुरू होने वाला है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ाऊँगा लाइन क्या होता है, लाइन में फिर स्लोप बताऊंगा, स्लोप में लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बताऊंगा, फिर थोड़ा मोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में बता दूंगा। ये सब चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद जब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। ये हमारा मेन इतना सारा टॉपिक होने वाला है। मैं अगर बोलूँ तो 5 चैप्टर है मेन। ये पढ़ाने के बाद मैं फिजिक्स की तरफ मूव करूँगा और इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन लगेंगे। तो होप आप मेरे साथ बने रहोगे। और मैं आज जो नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ दैट इज़ द एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैं बेसिक से बातें करूँगा, इस बेसिक बातें करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। सॉरी यार, ये तो मिट नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, मैं एलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। एलजेब्रा मैं जब एलजेब्रा पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत बेसिक बातें पहले हम जान लेते हैं कि आपने जो पढ़े हैं क्लास 7 6 में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि पहले तो मैं कुछ बातें का बता देता हूँ कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है वो समझ जाओ। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है वो जान जाओ। ये दो टर्म बहुत आने वाले हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो, वेरिएबल के अंदर ही समा है वैरी। वैरी का मतलब होता है जो बदल जाए, चेंजेस विद टाइम, या फिर किसी और के रिस्पेक्ट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, जो डू नॉट चेंज। क्या चीज़? डू नॉट चेंज। लाइक मैं बोलूँ कि मेरी एज जो भी है वो टाइम के हिसाब से तो चेंज होगा ना। जैसे मेरी एज अगर लेट सपोज आज है 25-24 ईयर्स, तो एक साल बाद उसकी एज तो बढ़ जाएगी ना, चेंज हो जाएगी। तो मैं अपनी एज, या फिर कोई एक लड़का ले लेता हूँ, जैसे लिख सकता हूँ राम की जो एज है, राम एज जो है अगर मैं बोल दूँ कि x है, तो ये जो x मैंने चूज़ किया है ना, ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यहीं पे नंबर चूज़ कर दूँ जैसे 24 ईयर्स, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अब मैंने वो नंबर फिक्स हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट की बातें हो रही है। तो सिमिलरली वेरिएबल को हम लोग अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, जैसे x y z या फिर a b c d कुछ में लिख लो। कांस्टेंट जो नहीं चेंज होता है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर कोई भी, जैसे नंबर भी हो सकता है, नंबर लाइक 5 6 8, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ध्यान देना, मैं अगर बोलूँ जैसे मान लो कि एक कोई लड़का है यहाँ पे राम, और इससे इसके स्कूल, ये है हमारा स्कूल, किसका स्कूल है, राम का। इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इसको मैंने लिखा एक अल्फ़ाबेट से, लेकिन चूंकि इनके बीच की डिस्टेंस अगर कभी चेंज नहीं हो सकती तो यही डी कभी कभी कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल ही होगा। हाँ, ये बात सही है कि वेरिएबल को हमें रिप्रेजेंट के लिए अल्फ़ाबेट चाहिए। अगर नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो लेकिन कभी कभी यही वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। जैसे इधर देखो, राम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस जो है, जैसे मान लो कि राम का घर ये है, ये राम का घर है, ये राम का स्कूल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये रहा डी, और ये डी एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट होने के बाद भी ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कभी बदल नहीं सकती। तो कभी कभी सेम टर्म, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, 4g
सॉरी फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो इसमें जो G होता है तो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट, ये G एक अल्फ़ाबेट है लेकिन उसके बाद भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हर जगह सेम रहती है, तो हमेशा सेम होती है, जिसकी वैल्यू हम पढ़ेंगे 9th में पढ़े भी हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो पढ़े हो ना आप। तो कभी कभी सेम चीज़ें कांस्टेंट होता है, वेरी होता है, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में है क्या चीज़। लेकिन अगर कांस्टेंट है तो नंबर होगा, अगर वेरिएबल हो तो ये होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। आगे अगर बढ़ूँगा, सॉरी बच्चों यार, ये मिटाने में टाइम लग रहा है थोड़ा। थोड़ा इसका एक कार्नर भिगो दीजिएगा यार, एक थोड़ा सा। अब जैसे बेसिक अलजेब्रा में हम ये समझ चुके कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर मैं इसमें जैसे a+b का मतलब कुछ आइडेंटिटी, अलजेब्रा आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रा फार्मूला की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग फार्मूले होते हैं। जैसे आपने पढ़े 7th में, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिमिलरली, लेकिन जब ध्यान देना, इसी में बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं बस लिख रहा हूँ, इसको डेप्थ में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हो इसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, ये होता है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab + 2bc + 2ca हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b है, तो फॉर्मूला बनता है a² - b²। फिर इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ a + b की पावर क्यूब क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ a - b का होल क्यूब क्या होगा, तो आ जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। 6। ये अलजेब्रा के बहुत बेसिक फार्मूले हैं कि अलजेब्रा का बहुत बेसिक फार्मूला है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, जबकि a - b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। सिमिलरली एक ब्रैकेट में अगर a + b और a - b है, तो इसे जनरली हम a² - b² लिखते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं अलजेब्रा की। मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। अब इधर देखिए, अब ये बातें हो गया, हम अलजेब्रा जानते हैं। अब हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक होगा जो आपने 9th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी पॉलिनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान देना, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं बता दूं क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे मैं अगर बोल दूँ 3x + y, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं अगर बोल दूँ 7x² y + 2y², तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता है वेरिएबल कांस्टेंट को मिला करके कोई एक्सप्रेशन बना दिया जाए, तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते हैं। जैसे मैं बोल दूँ 3x + 2y, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक z भी ऐड कर दूँ और एक और एक्सप्रेशन लिख दूँ 3x³, तो मैंने टोटल 4 एक्सप्रेशन लिखा, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल। अच्छा, 2 वेरिएबल क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, देखो x और y भी। इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने वेरिएबल है? x और y। ये तो y ही है, तो यही वेरिएबल हो जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कितना हुआ? 2। इसमें भी कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। और इसमें कितने वेरिएबल है? x y z, तो 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो उस हिसाब से लिखते हैं।
अच्छा मैं पूछूँ इसमें कितने टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म। इसमें कितने टर्म है, जितने टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं उसी हिसाब से टर्म काउंट होता है। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म से मिलकर बना है। जैसे इसकी बात करूँ तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितने टर्म का, 1 2 3 टर्म का, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद 1 टर्म। तो टर्म क्या होता है याद रख लो, 1 टर्म के हैं, 2 टर्म का है, 3 टर्म का है, ये सब बातें। अच्छा अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को जनरली p ऑफ x से लिखते हैं, ये बीच में x है, ये एक जनरल फार्मूला होता है a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब a n तक लिख सकते हैं इसको। ये इसको लिखने का तरीका होता है। मतलब पॉलिनोमियल मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विद जो x की पावर होती है, विद पावर ऑफ x शुड बी नेचुरल, जो भी शुड बी होल नंबर लिख दो, क्योंकि 0 भी हो सकता है होल नंबर। जब पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर हो तो उसे ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे समझो, पॉलिनोमियल कुछ होता नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ x होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए। यहाँ पे a1 a0 a1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल की तरह समझता हूँ, जैसे मान लो ये p ऑफ x है, p ऑफ x में लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। देखो ये x की पावर n-1 के फॉर्म में ये लिखा गया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जो भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर देखो इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, बाकी नंबर को नहीं देखना है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि जो पावर ऑफ x है शुड बी होल नंबर। होल नंबर मतलब या तो पावर 0 होना चाहिए या तो पावर 1 होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ x की पावर 1/2 प्लस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x की पावर 1/2 एक फ्रैक्शन में आ गया, जो कि होल नंबर नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू मैं बोल दूँ 1/x प्लस 2x, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब होता है x ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे है तो इसका मतलब इसका पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये होल नंबर नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 5 प्लस 6x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये है। यहाँ से देखो ये नंबर फ्रैक्शन में है, लेकिन x फ्रैक्शन में नहीं है, और वही चाहिए x की पावर 5 सही है, x की पावर 1 सही है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मान लो ऐसे बोल दूँ कि कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार डिफाइन है कि √3x प्लस 5, ये रूट में सब है, तो क्या यह पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 एक फ्रैक्शन हो जाएगा, होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो होप आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थैंक यू। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इसमें अगर टाइम हम लोग लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है फास्ट क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, आपको जानकारी होना चाहिए। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे भी मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता है, मैं बेसिक से बेसिक बातें करने का पूरा प्रयास करूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पॉलिनोमियल अब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन की भी बात कर सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन क्या होता है समझो। वो इक्वेशन वो होता है ना जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही कहीं इक्वल आ जाए तो बोलते हैं वो इक्वेशन बन गया। जैसे मैं बोलूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब लीनियर कब बोलते हैं? लीनियर तब बोलते हैं जो वेरिएबल होता है ना उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं बोलूँ x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, y की पावर क्या है, 1 है, तो जब 1 है वेरिएबल की पावर तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे बोल दो 3x स्क्वायर प्लस y, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक क्यों हुआ? अब इक्वल मान लो रहेगा, इक्वल कुछ भी 3 लिख दो, तो ये इक्वेशन तो है क्योंकि बीच में इक्वल आ गया। और पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला ही काउंट होता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर देता है वो अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 हो गया, x की पावर 1 रहेगा तभी जाके लीनियर रहेगा। ये बात है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया।
ध्यान दीजिएगा। मैं अब लिख देता हूँ, सीधा लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल चलेगा। इधर वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x होगा तो x होगा, y हो तो y होगा। इधर भी लिखूंगा विद वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के साथ मैं लीनियर इक्वेशन लिखूंगा। जैसे कैसे लिखूंगा, x + 5 = 0। इसमें मैंने x की सिर्फ एक वैल्यू लिखा है। मैं अब इस यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, -5। ये सॉल्व करने के बाद जो -5 है वो है क्या, x की वैल्यू -5 आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर मैं इस x की जगह -5 रख दूँ तो ये जो इसका सॉल्व करने पर 0 आंसर आ जाएगा। अब देख के देखो, x की जगह रखो -5 और ये +5 मिलकर 0 हो जाएगा, वो देगा भी देगा। सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ 3x + 2x - 7 = 0, ठीक है। तो हम अब मतलब अगर आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे माइनस कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x - 2x हो जाएगा, x - 7 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ये x की वैल्यू 7 कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह 7 आप रखें इसकी जगह, तो ये टोटल वैल्यू 0 दे देगा। यही कहना चाहता है। नहीं, विश्वास तो रख के देखो, x की जगह 7 रखो, 3 × 7 - 2 × 7 - 7। इसको सॉल्व करो, 21 - 14 - 7, तो ये दोनों मिलकर 21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन। ये जो x की वैल्यू है ये नहीं, इसे बोलते हैं सोल्यूशन। ध्यान देना, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, अगर जो वैल्यू आई है x की, ये एक ऐसी वैल्यूज होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या फिर जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू 0 दे दे, तो उसे ही बोलते हैं सोल्यूशन। और इसको रूट भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, या फिर फाइंड द रूट्स, या फिर फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जीरोज या रूट क्या होगा, x = 7, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसके जो जनरल फॉर्म होते हैं ना, देखो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, मैं अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। यहाँ पे y नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वन वेरिएबल की बातें हो रही है, तो ये जनरल फॉर्म है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। तो हमको पता है कि इसको सॉल्व करने पर जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि x की दो वैल्यू होती है, जिसकी एक को मैं बोलता हूँ अल्फ़ा, दूसरे को बोलता हूँ बीटा। ध्यान देना, जब प्लस रखूंगा तो अल्फा हो जाएगा, जब माइनस रखूंगा तो बीटा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्चुअल में दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है। समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं बोल दूँ x² - 4 = 0 है, तो आपको पता है ना कि x² = आ जाएगा 4, और आपको जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट में 4, और इसकी वैल्यू 2 होती है, मतलब एक +2 भी होगी और एक +2 भी होगी, एक -2 भी होगी। x की जो वैल्यू होगी तो 2 आएगा, एक +2 -2। क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। मतलब +2 का अगर स्क्वायर करूँ तो भी 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करूँ तो भी 4 मिलेगा। मतलब देर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल फॉर विच इट मतलब सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब ये x की वैल्यू 2 हो सकती है जिसके लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है तो आंसर भी 2 पॉसिबल है। यहाँ पे पावर 1 था तो आंसर एक ही होगा। कैसे, x = हो जाएगा -b/a, b उधर जाके -a डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। लेकिन 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन, एक -b और प्लस दिस थिंग्स, और फिर एक बार -b माइनस दिस थिंग्स, तो 2 वैल्यू आएगी। एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट होते हैं, जबकि लीनियर इक्वेशन के 1 रूट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट के बीच में कुछ रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है कि अल्फा × बीटा का अगर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आता है c/a। सिमिलरली अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आता है -b/a। सिमिलरली अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो आता है, ये आता है b² - 4ac/a, ये चीज़ आता है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हो, बस ये इतना ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर से। ये बहुत बेसिक बातें थी। पहले एक बात मैं बता देता हूँ आपसे, मैं बहुत जल्दी पढ़ाया, उसका कारण ये है कि ये जो
चैप्टर है, मैं एज्यूम करके चला था कि आप पढ़ के आए हैं, वो बस एक रिकॉल था, रिवीजन था। इसमें से जो भी नहीं समझ में आया आप लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरी चीज़ कि ये बहुत बेसिक बातें थी। अब मैं इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो दैट इज़ द बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और यहीं पर इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड